हाय बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री है 9th की, जो हरियाणा बोर्ड की है। उसका ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना के तत्व, ये इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमें ये कुछ 7 पॉइंट्स है, इन पर डिस्कशन करना है। ठीक है। एक तो समाज सुधार मूवमेंट जो है वो शुरू कब हुए, भारतीयों का सतत संघर्ष, भारत में यूरोपीय घुसपैठ, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियां, और इस ऐसे करते हुए 1857 की क्रांति तक हम बात करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, यहां से कुछ पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। जैसे एक शब्द है राष्ट्र, क्या होता है, व्हाट इज द नेशन, मीनिंग ऑफ द नेशन। राष्ट्र क्या होता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, तो राष्ट्र क्या होता है, एक होता है भूमि, जमीन, भौगोलिक क्षेत्र, उस सीमा के अंदर, जैसे इंडिया है अपना भारत, प्यारा भारत, तो भारत की सीमा के अंदर, ठीक है, एक पूरा जनसंख्या रहती है, पूरे योग निवास करते हैं। और वह जनसंख्या जो है, वह समूह जो है, सभी का क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन इतिहास है हमारा, सभी का एक कॉमन इतिहास है, सभी की कॉमन परंपराएं हैं, समान परंपराएं हैं, और सभी की समान भावनाएं हैं कि सभी भारत को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। तो इसको राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र मतलब होता है कि जब एक जमीन का ऐसा भूमि, ऐसा टुकड़ा, जहां पर रहने वाले जितने भी समूह हैं, उन सभी का, सभी के हित समान है, सभी की जरूरतें समान है, सभी का इतिहास समान है, सभी की परंपराएं सेम है, तो इसको हम कहते हैं कि वह एक राष्ट्र होता है। ठीक है। तो क्या है, राष्ट्र से अभिप्राय है जन समूह, जनसंख्या, जो किसी भौगोलिक सीमा यानी किसी देश के सीमा में रहता हो, समान हित हो यानी उनकी कॉमन नीड्स हो, समान इतिहास हो, कॉमन हिस्ट्री हो, समान परंपराएं, कॉमन ट्रेडिशंस, और समान भावनाओं से बंधा होता है, जिसमें एकता का सूत्र होता है। ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र में आएगा, भारत एक राष्ट्र है। ठीक है। तो एक राष्ट्र होता है और एक देश होता है। ठीक है। राष्ट्र को कहते हैं नेशन, और एक होता है कंट्री, देश। अब कई बार कोई भी राष्ट्र तो हो सकता है, पर वो देश हो जरूरी नहीं होता है। राष्ट्र कभी कभी देश नहीं भी हो सकता है। देश के थोड़ा पैमाने दूसरे हैं, पर राष्ट्र क्या है कि अगर सभी की, जैसे फलस्तीन है, ठीक है, जो फलस्तीन है, ठीक है, आपने सुना होगा, यह एक देश नहीं है पर राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी कॉमन आइडेंटिटी है, उनकी कॉमन मांग है, तो इस वजह से वो क्या है, राष्ट्र तो है पर वो एक देश नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि राष्ट्र और देश में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। जब देश हमारा भारत जो था, देखो, देश वो होता है जो संप्रभु होता है। संप्रभु का मतलब होता है कि जब वह अपने निर्णय खुद से ले सकता है, उसे देश कहते हैं। परंतु जैसे भारत जो था, जब अंग्रेजों के हम अधीन थे, तब हमारे पास खुद के निर्णय, खुद के कानून बनाने की हमारे पास पावर नहीं थी। परंतु भारतीय जो थे, उनके अंदर अपने देश से प्रेम था, उनकी सबकी चाह थी कि हम देश आजाद हो, स्वतंत्र हो, सबकी हमारी परंपराएं सब सेम थी। तब भारत एक राष्ट्र था, हम राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र था, परंतु वह देश नहीं था। जब हम आजाद हुए तब हम जाकर क्या बने, एक देश बने। ठीक है। तो आइए देखिए बात करते हैं। ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा एक योग दिया है विष्णु पुराण का। क्या दिया है, उत्तरम समुद्रस्य हेमद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर में क्या है, उत्तरम में है क्या हमारा हिमालय, हिमस्य, दक्षिण में क्या है, समुद्र है, और वर्ष भारत तद भारतम, वह है भारत है, नाम भारतीय संतति, इसी का नाम क्या है, भारत है। तो ये इसका एक सहयोग है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका सहयोग कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में क्या है, समुद्र है हमारा। ठीक है। समुद्र के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, भारत का भूभाग है, उसका नाम भारतवर्ष है, और जिसकी संतानें हैं वो भारतीय हैं। तो हम सब क्या है, भारतीय हैं। ठीक है। याद रखिएगा। अब आते हैं भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव कैसे हुआ। राष्ट्रीय चेतना, जब हम देश को एक राष्ट्र के रूप में मानना शुरू करते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय चेतना। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी, अब देखिए राष्ट्रीय चेतना कैसा है, जब भारत में ब्रिटिश आया, ब्रिटिश आ गए, अब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भारत में जब कब्जा करना शुरू किया,
अब धीरे धीरे हमारे अंदर अपने देश से प्रेम जगा और हमें ये महसूस हुआ कि जो विदेशी हैं उनको हमें भगा करके अपने देश में हमारा स्वयं का राज्य होना चाहिए। इसी को कहते हैं कि हमें धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और यह राष्ट्रीय चेतना जो है वो हमें दिखती है कहाँ से? 1857 में सबसे बड़ी क्रांति होती है, जहां से राष्ट्रीय चेतना, देश से प्यार की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चेतना क्या है? हम अपने देश में गर्व करते हैं, अपने देश में जो भी कुछ होता है उस पर गर्व करते हैं। ठीक है, उस गर्व को, प्राइड को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। जैसे जब इसरो किसी मिशन को पूरा कुछ, जैसे चंद्रयान छोड़ता है, मंगलयान छोड़ता है, तो हमारे पूरे देश को क्या होता है? गर्व महसूस होता है। जब हमारी सेना किसी पड़ोसी देश पर या आतंकवादियों पर स्ट्राइक करती है तो भी हमें क्या होता है? गर्व होता है, देश से प्रेम आता है। हमारी टीम जीतती है क्रिकेट में तो हम क्या करते हैं? खुश होते हैं। यही तो राष्ट्रीय चेतना है, यही राष्ट्रीय भावना है। तो राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले तत्वों का विवरण देखिए क्या है, कौन कौन से तत्व हैं जो हमें राष्ट्रीय चेतना जगाते हैं। तो एक है समाज सुधार। देखिए, देश हमारा है, तो अगर देश हमारा है, समाज भी हमारा है। अगर उस समाज में कोई बुराई है तो उस बुराई को समाप्त करने का कारण किसका है? हम देशवासियों का है। ऐसे ही कुछ महान देशवासी रहे जिन्होंने इन समाज सुधार में काम किया। अच्छा, समाज में बुराई कौन कौन सी है? तो एक है जैसे जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा एक बुराई हुआ करती थी, अभी भी है। ठीक है, एक है सती प्रथा जैसी बुराई थी। सती प्रथा जहां पे स्त्री को उसके पति के मरने के साथ उसी के साथ अग्नि में, यानी कि चिता में जलना पड़ता था, तो सती प्रथा है। एक होता था बचपन में ही विवाह हो जाता, जिसको हम कहते थे बाह्य विवाह। ठीक है, छुआछूत, आडंबर, आडंबर है, छुआछूत है, अंधविश्वास है। ठीक है, विधवाओं की समस्या है। ठीक है, विधवाएं जो हो जाती थी उनको बहुत दिक्कत होती थी, तो विधवा विवाह की समस्या, विधवा पुनर्विवाह की समस्या, ये सारी की सारी देश में क्या थी? कुरीतियां थी। कुरीतियां माने बुराइयां थी। तो पूछ सकता है कौन कौन सी बुराइयां थी, तो ये नाम याद रख सकते हैं: जाति प्रथा, सती प्रथा, बाह्य विवाह, विधवा पुनर्विवाह, है ना, आडंबर, अंधविश्वास। ये जो सारी समस्याएं, छुआछूत, ये जो सारी समस्याएं थी, ये उस समय की बुराइयां थी, कुरीतियां थी। और इन बुराइयों को खत्म करने के पर्पज से कुछ महान समाज सुधारक है। जैसे एक समाज सुधारक है जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम इनका? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है, इन्होंने समाज सुधार का कार्यक्रम शुरू किया और हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने एक ब्रह्म समाज बनाया। क्या बनाया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की कब की? 1828 में। तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। और इस ब्रह्म समाज का काम क्या था कि देखिए, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका नाम याद रखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यानी कि जो आज नया भारत है, आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत से हम आधुनिक में आए, थोड़ा जगह, उसका जनक कहते हैं। जनक में फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यह नए युग का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि जो सती प्रथा थी, जाति प्रथा थी, छुआछूत जैसी बीमारियों को, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से, राजा राम मोहन के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। किसका? सती प्रथा समाप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कानून बनाया, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। उनके जो गवर्नर थे उस समय विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक जो थे, इनके प्रयासों से ये समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना का जगाया, छुआछूत जाति प्रथा का जो था उसकी समस्या को दूर करने में प्रयास किया और 1829 में उन्हें ब्रह्म समाज बनाया। इनको आधुनिक युग का जगत, आधुनिक युग का जनक और नए भारत का युगदूत या अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखेंगे। दूसरे महान पुरुष थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है, पीछे पढ़ चुके हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। इनकी किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है इसका? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य, ठीक है, सत्यार्थ में प्रकाश, सत्य को जानने के लिए प्रकाश। इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो।
मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वेद ही सबसे महत्वपूर्ण है, वेद ही पौराणिक है, अर्थात हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, अर्थात वेदों में जो दिया है उसको मानना चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। इन्होंने भी समाज में अंधविश्वास आदि को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरे व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वामी विवेकानंद। इनका एक महत्वपूर्ण नारा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका टारगेट, आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका अपना टारगेट प्राप्त नहीं हो जाता। इन्होंने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो किसका स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वहीं आप जानते हैं 1892 में, 91 में एक शिकागो में धर्म संसद होती है। क्या होती है? धर्म संसद। इस धर्म संसद में किसने? स्वामी विवेकानंद ने वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित अपना व्याख्यान दिया था, भाषण दिया था, और इन्होंने हिंदू धर्म को जगाने का प्रयास किया था। हिंदू धर्म का वहां पर इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेका है, राम को, कृष्ण को जगाएंगे। तो कहां पर? शिकागो में। यानी कि कृष्ण और राम को कहां पहुंचा दिया? शिकागो में। ऐसे याद रख सकते हो, कहां पहुंचाया? शिकागो में, शिकागो धर्म संसद। और उन्होंने कहा था कि उठना पड़ेगा भैया, जागना पड़ेगा, सोते मत रहो, और तब तक नहीं रुको जब तक आपका जो टारगेट है वो प्राप्त ना हो जाए। तो ये है स्वामी विवेकानंद। अब तीसरे आते हैं। देखिए, एक सोसाइटी हुआ करती थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल मूवमेंट या थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो हिंदू धर्म था और संस्कृति थी उसको विदेशों में पहुंचाने का काम किसने किया? इसी ने किया। तो इसकी स्थापना, ठीक है, किसने की थी? तो ये स्थापना हुई थी इसकी कहां पे? आयरलैंड में हुई थी। और उसकी स्थापना के बाद यहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट महोदय जो थी, इन्होंने भारत में इसको आगे मतलब फैलाने का काम किया। इसकी स्थापना जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ये की थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। ये दो पर्सन जो थे, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। परंतु इसको आगे किसने बढ़ाया? एनी बेसेंट ने। और इसने हिंदू धर्म में संस्कृति जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को और विदेशों तक भी आगे बढ़ाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए, ठीक है, ये जो आंदोलन था इसके जो एक इतिहासकार है जिसका नाम है AR देसाई, वो कहते हैं कि ये आंदोलन कम या अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करता था। यानी हमारी जो स्वतंत्रता है, समानता है, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार पर महत्वपूर्ण काम किया। तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं अंग्रेजों की नीतियां। अंग्रेजों ने भारत में कैसे शोषण किया? तो हम जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए और भारत में आने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया। तो 1757 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, और इसका जो युद्ध होता है, आपने 8th में पढ़ा था कि जो सिराज था, सिराज उद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला जो था, इसका एक सेनापति था। ठीक है, उस सेनापति ने धोखा दिया था किसको? सिराज को। ठीक है, मीर जाफर नाम था उसका। मीर जाफर ने धोखा दे दिया और इसके बाद अंग्रेजों की इसमें जीत हुई 1857 की। इसके बाद 1864 में बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाता है। जब अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाता है तो अंग्रेज धीरे धीरे अब नए नए टाइप के कानून बनाते हैं जिससे भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो देखिए कौन कौन सी नीतियां हैं। एक तो है भू राजस्व नीति। भू राजस्व क्या होता है? जमीन का जो टैक्स होता है, ठीक है, उसको कहते हैं भू राजस्व। किसान जो खेती करता है तो उसके एवज में टैक्स पे करता है, उसी को भू राजस्व कहते हैं। भू माने भूमि, राजस्व होता है कर। तो उन्होंने 3 प्रकार की भूमि से कर इकट्ठा करने के 3 नीतियां बनाई, भू राजस्व नीतियां। एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है रैयतवाड़ी और एक है महायुवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो जमींदार होते थे, जमींदार किसानों से राजस्व इकट्ठा करते थे और वह जाकर के ब्रिटिश सरकार को देते थे। रैयतवाड़ी में किसान स्वयं जाकर के, किसान स्वयं
अंग्रेजों को जाकर टैक्स देता था। और महायुवाड़ी में क्या होता था, जो गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया वह सभी किसानों से इकट्ठा करता था टैक्स और फिर जाकर अंग्रेजों को देता था। अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते थे, जिससे भारत में उतना उपज नहीं होता था और फिर भारतीय किसान जो थे और गरीब गरीब होते जा रहे थे। तो ये 3 नीतियां थी, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महायुवाड़ी व्यवस्था। दूसरी थी व्यापारिक नीतियां। व्यापार में बहुत शोषण किया उन्हें। 1857 तक कंपनी जो थी एक सिर्फ व्यापार करती थी, परंतु 1857 के बाद कंपनी ने अपने पूरे व्यापार में एक अधिकार किए, यानी सिर्फ ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ वही व्यापार करेगी और कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा, जिससे भारत के जो धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग थे वो नष्ट होते गए और समाप्त होते गए। ये क्या करते थे, भारत से कच्चा माल जो था वो कहाँ भेजते थे? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से बने हुए गुड्स जो सामान थे वो कहाँ भेजते थे? भारत में, जिससे भारतीयों को बहुत नुकसान होता था। जैसे यहाँ से कपास भारत से कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन में कपड़े बन करके भारत में आते थे। तो भारतीयों से कपास सस्ता खरीदते थे और महंगे दामों में कपड़े बेचते थे। क्योंकि कपड़े इनके मशीन से बनते थे, मशीन से बनने के कारण सस्ते होते थे, इस वजह से जो भारतीय अपने हाथों से कपड़े बनाते थे वो कपड़े महंगे होने वजह से बिकते नहीं थे। तो इस वजह से भारतीयों का धीरे धीरे अपना जो छोटे छोटे व्यापार थे, उद्योग थे, वो खत्म हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा था यातायात व संचार की नीतियां। इन्होंने ऐसे, ठीक है, भारत के आंतरिक भागों पर कच्चे माल पहुंचाने की क्या किया, उन्हें बंदरगाह बनाए, ठीक है, ट्रेन का आविष्कार किया, ठीक है, डाक तार का विकास किया ताकि इनका अपना फायदा हो सके। तो ट्रेन, ठीक है, ये सारा जो विकास किया ये भी इनकी ही नीतियां थी, किनकी? अंग्रेजों की। ठीक है, इसका देखिए धन निष्कासन का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। होता क्या था कि जो भारत का धन था, भारत का जो पैसा था वो कहां जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। यहां से पैसा धीरे धीरे ब्रिटेन भेज रहे थे। आपको बताया कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत का सारा पैसा कहां गया? ब्रिटेन गया। इसके बारे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इनका, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब है जिसका नाम है, ये किताब का जरूर नाम रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है इसका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं से, इस किताब में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। निष्कासन माने यहां से धन कैसे जा रहा है, तो धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। वहीं दूसरे व्यक्ति जो है जिनका नाम है रमेश दत्त। रमेश दत्त की भी किताब अपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो भारत का सारा पैसा कहां भेज रहे हैं? ब्रिटेन में भेज रहे हैं। इसी को कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने और रमेश चंद्र दत्त ने बताया कि किस तरीके से भारत का शोषण हो रहा है, भारत का पैसा विदेश में भेजा जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इनकी नाम क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश दत्त और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब आते हैं 1857 की क्रांति। आप जानते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जब हमने कोशिश की कि अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए, खदेड़ करके भगा दिया जाए। इसी को 1857 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये हुआ क्यों? क्योंकि जनता एकदम की ब्रिटिश से, इनकी नीतियों से परेशान हो चुकी थी। अब परेशान हो चुकी थी तो सभी वर्गों में बेचैनी थी, और ऐसा हुआ कि 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई जिसमें राजा, व्यापारी, ठीक है, मजदूर, किसान, आदमी, स्त्री, पुरुष, मुसलमान, हिंदू, सभी ने एकजुट होकर के प्रयास किया। और 1857 में हमने क्या किया? अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, अब देखो इसमें कई सारे जो क्रांतिकारी थे उनके नाम सुना होगा, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वहीं कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, 1857 क्रांतिवीर गाथा है ना। तो इसमें देखो, जैसे हरियाणा से अगर बात करें तो हरियाणा से 2-3 जगह हैं, जैसे रेवाड़ी, बयावगढ़, रोहतक, झज्जर, हांसी, अंबाला, इन एरियाओं से काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसी समय डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम तक याद रखना कि इस क्रांति में, 1857 क्रांति में हरियाणा से किन किन क्षेत्रों से, तो कौन कौन से? झज्जर, रेवाड़ी, बयावगढ़, रोहतक,
झांसी और ये सारे क्षेत्रों से यहाँ पर योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं भारत के जो गौरवशाली इतिहास पर शोध पर प्रभाव। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 1857 की क्रांति है, इसको वीडी सावरकर ने या वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वीर सावरकर ने इसे क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है, ये किसने कहा है? तो याद रखिए, वीर सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने। अब आते हैं भारत के जो गौरवशाली इतिहास है उस पर शोध या उस पर किसने किसने काम किया। तो कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जैसे एक है जोन्स, विलियम जोन्स, एक है जेम्स प्रिंसिप, एक है मैक्स मुयर, रथ कनिंघम। ये सारे के सारे विद्वान और इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे प्राचीन भारत का जो गौरवमयी इतिहास था, ठीक है, प्राइड था, उस पर इन्होंने रिसर्च करने का प्रयास किया है। तो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कई सारे शोध किए हैं। जेम्स प्रिंसिप जो है, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के बारे में, अशोक के जो महान काम है उनको पढ़ने का प्रयास किया। उनकी भाषा जो उस समय थी, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी, उसको पढ़ने का प्रयास किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट किसने? जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ने क्या है कि अशोक के जो स्क्रिप्ट हैं, जो भाषा थी ब्राह्मी लिपि, उसको पढ़ने का प्रयास किया है। तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भारत कितना महान था। ठीक है, हमारे उपनिषद जो हैं, हमारे जो वेद हैं, उनके बारे में जब अध्ययन किया गया तो पता हुआ कि भारत तो प्राचीन समय से ही बहुत ही महान देश रहा है। ठीक है, भारत के गौरव इतिहास के प्रचार प्रसार में एक संस्था थी जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का काम था कि भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यह प्राचीन केंद्र था एशियाटिक सोसाइटी की। स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। तो इसकी स्थापना की थी 1874 में विलियम जोन्स ने। तो जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, किसको? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी पहले कहां स्थापित हुई थी? तो बंगाल में। तो इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये पूरे भारत में, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाद में हो गई। अब बाद में इसको एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना गया। ठीक है, 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक कानून बना करके इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? बस वो याद रखिएगा, क्या है? विलियम जोन्स। और इसने जो भारत का प्राचीन ज्ञान है, परंपरा है और इतिहास है, उसको प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? एशियाटिक सोसाइटी ने। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपका जानते हैं कि हरियाणा का जो राखी गढ़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है राखी गढ़ी। हरियाणा का राखी गढ़ी है, वहां से खुदाई की गई है। तो वहां से आर्यों, जो आर्य थे ना, आर्य के आक्रमण के सिद्धांत की पुरानी अवधारणा व्यक्त हो गई है, विवस्त हो गई। और ऐसा माना गया है कि जो आर्य थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य जो थे वही भारत के ही थे। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अंग्रेजों में प्रजातीय दंभ, यानी अंग्रेज अपने आप को बहुत ही महान समझते थे। वो सोचते थे कि हम ही महान हैं, ऊंचे हैं, और भारतीयों को नीचा समझते थे, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, बाद में फिर यानी कि यूरोपीय विशेषकर अंग्रेज अपने आप को प्रजाति, ऊंची जाति का समझते थे। वो समझते थे हम गोरे हैं तो हम ऊंचे हैं, और भारतीय को नीचा समझते थे। अन्य जातियों को स्वयं को उच्च मानते थे और दूसरे भारतीयों क्या कहते हैं, नीची जाति का मानते थे, उनसे घृणा करते थे। भारतीयों को हबसी, काया, आबू आदि नामों से पुकारते थे। ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, बुरा व्यवहार करते थे। ऊंची नौकरियों में भी भारतीयों को मौका नहीं दिया जाता था। ऊंचे पदों पर सिर्फ कौन पहुंचते थे? अंग्रेज ही पहुंचते थे। और भारतीयों को, आपने सुना होगा कि गांधी जी को एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, उसमें गांधी जी सफर कर रहे थे, तो उनको नीचे उतार दिया गया था। इस तरीके का भेदभाव होता था। ठीक है, एक व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनका नाम है लोकमान्य तिलक। इन्होंने 1857 में कई सारे समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। उन प्रकाशित समाचार पत्रों ने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान प्रकाशित किया। जैसे कुछ पत्र हैं राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय कुछ जो पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, जैसे बंगदूत, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिक और प्रारंभिक समाचार पत्र थे। तो इंपॉर्टेंट याद रखिए, इनके समाचार पत्रों का नाम क्या है? एक है बंगदूत, एक है संवाद कौमुदी और एक है ब्राह्मणिक।
ये तीनों के तीनों समाचार पत्र जो है वो किसके हैं? राजा राम मोहन राय के। बाद में कुछ और पत्र आए, जैसे एक है बंगाई, एक है अमृत बाजार पत्रिका, एक है इंदु प्रकाश, एक है मराठा, ठीक है, और एक है केसरी, ठीक है। ये जो मराठा और केसरी हैं, मराठा और केसरी, ये दोनों पत्र किसके थे? ये थे बाल गंगाधर, ठीक है, धर तिलक के, इनके थे तीनों पत्र, दोनों पत्र, केसरी और मराठा, ठीक है। और भी जैसे द हिंदू आज भी आता है, कोहिनूर, प्रताप, यंग इंडिया, ये सारे समाचार पत्र प्रकाशित हुए और इन समाचार पत्रों में भारत के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया कि भाई हम इतने पिछड़े नहीं हैं, हम नीचे नहीं है, हम भी कभी महान हुआ करते थे। ये तो अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर रखा है, इस वजह से स्वयं को महान बता रहे हैं। और इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के बारे में फिर जनता को बताने का प्रयास किया उस समय, ठीक है। देखिए अंग्रेज कैसे परेशान करते थे, एक घटना देखते हैं। 1897 में पूना में एक भयंकर बीमारी जिसको प्लेग कहते हैं हो गया। अंग्रेजी सरकार की ओर से जनता को ये राहत कार्य की गति इतनी धीमी थी, यानी देखो जैसे अभी कोरोना आया था तो सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन किया है, अब मेडिसिन, दवाइयां आदि सबका काम किया, परंतु यहाँ पर सरकार को कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे, कई हजार की संख्या में लोग मारे गए, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सरकार की तरफ से कोई ध्यान था ही नहीं कि जनता पर कुछ काम करना है, राहत सामग्री, दवाएं कुछ पहुंचानी है। इस बात से भारतीय इतना नाराज हो गए कि दो भाई थे जिनका नाम था चापेकर बंधु। क्या नाम था? चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं ने, इनके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने 27 मई 1898 को इन दोनों की, किसकी, एक थे रैंड और एक थे आयस्ट, ये दोनों का काम था कि ये जो बीमारी है इस बीमारी को रोकने का, परंतु इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो दोनों भाइयों ने, चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है, और हत्या कर दी। और इस हत्या को जो योगमान तिलक थे, ठीक है, बाई गंगाधर तिलक, इन्होंने उसको सही ठहरा दिया, निंदा कर दी कि सही किया है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको दोषी ठहरा करके और सजा दे दिया, 18 महीने की इनको सजा दी गई, कड़ी सजा दी गई। सोचिए कितना बुरा था कि सिर्फ इस बात को बताया गया कि उन्होंने सही किया है क्योंकि अंग्रेज इस बीमारी को सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहा अंग्रेजों ने इनको कि तुम देश में क्या कर रहे हो, अराजकता बढ़ा रहे हो। कई बार आप देखते होंगे यहाँ भी सरकारें ऐसा करते हैं कि कोई अगर सही बात उठाता है तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर देते हैं। ऐसे इन पर भी राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया, 18 महीने की सजा दी गई, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका क्या रही। साहित्य यानी किताबें, बुक्स जो रही, इन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय चेतना को जगाया, जनता में एक जागृत किया कि हम कितने महान हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो राष्ट्रीय साहित्य, किताबें, रचनाएं, जैसे नाटक, उपन्यास, ठीक है, कविताएं, इन्होंने देश में कैसे राष्ट्रीय चेतना जगाया, कैसे बताया कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे एक तरीके से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और एक साथ आकर के हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहिए। तो ये बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एक है दीन बंधु मित्र जो है, इनका एक नाटक है नील दर्पण। तो नील दर्पण किसका नाटक है? दीन बंधु मित्र का। वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, इनका नाटक है क्या? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। और देवी चौधरानी, ये इनके नाटक है, किसके? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं ने ही, आप जानते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये इन्हीं का है, ठीक है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं का एक नाटक और भी आपने सुना होगा, अंधेर नगरी। क्या है? अंधेर नगरी भी इन्हीं का नाटक है। और एक व्यक्ति है महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर बताया था अभी मैंने कि इन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इनकी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किसका है? वीडी सावरकर। तो याद रखेंगे ये सारे किताबें। इन सभी किताबों में बताया गया कि किस तरीके से जो भारतीय हैं उनके साथ अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कुछ और इतिहास रचनाकार हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, असम में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, मराठी में जो विष्णु शास्त्री, वहीं तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद,
उर्दू में अस्ताफ हुसैन, ये सारे बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने वो किया। वंदे मातरम बताया ये क्या था, आनंद मठ से ही आया है। ये किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रिटन है, ठीक है, बंकिम चंद्र द्वारा इसको लिखा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक अनुष्ठानों का भी महत्व रहा है, जैसे कि गणेश उत्सव, ठीक है, जैसे पर्व गणेश उत्सव उड़ीसा में और शिवाजी उत्सव ये मनाए जाते थे। बंगाली में दुर्गा पूजा का भी महत्व हुआ करता था। इसके माध्यम से भी हम क्या करते थे, भारतीयों को बताने का प्रयास करते थे कि अंग्रेज हमारे साथ कैसे भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव याद रखिएगा। गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, तो ये की थी भाई गंगाधर, ठीक है, तो की थी, ताकि अभी भी आप जानते हैं ना गणेश उत्सव मनाया जाता है, इसी वजह से मनाया जाता है, तब से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही। आप देखते हैं एक व्यक्ति थे यार्ड येटन, ये इतने खतरनाक थे कि इन्होंने भारत में बहुत ऐसी ऐसी नीति शुरू की कि भारतीयों का सबसे ज्यादा शोषण किया जा सके। ये 1876 से 1880 के बीच में वायसराय रहा। वायसराय एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था भारत में, जो भारत सरकार की तरफ से भारत में कार्य करता था। इसने कई सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीयों का पूरी तरीके से शोषण किया जा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। जैसे एक आईसीएस की परीक्षा होती है, जैसे आज आईएएस की परीक्षा होती है ना, उसी समय एक आईसीएस की परीक्षा होती थी। 1876 में इसने क्या किया कि जो एज हुआ करती थी, कम से कम उम्र जो होती थी वो 30 वर्ष होती थी, आयु जो होती थी, इसने उसको घटाकर कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया, कि 19 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति आईसीएस की परीक्षा में बैठ नहीं सकता है। अब चूंकि भारतीयों की पढ़ाई देर से शुरू होती थी तो भारतीय कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती थी। तो ये था। दूसरा था कि 1877 में देश भर में जब पूरे एकदम की फेमाइन आया था, अकाई पड़ा था, सूखा पड़ा हुआ था, तब इसने क्या किया, शाही दरबार का आयोजन किया था। शाही शानदार दरबार जिसमें खूब पैसा खर्चा किया भारत का, ठीक है, ये में शाही दरबार का आयोजन किया, जिससे भारतीय नाराज थे कि एक तो यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, जनता भूखों मर रही है, और यहाँ सरकार पैसे उड़ा रही है। तीसरा, 1878 में इसने क्या किया, शस्त्र अधिनियम पारित किया। शस्त्र अधिनियम कहता है कि भारतीय जो हैं वो कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं, तो भारतीयों पर किसी भी प्रकार का हथियार रखने पर प्रतिबंध था। भारतीय इससे नाराज हो गए कि भाई अपनी सुरक्षा में, आत्म सुरक्षा में हमें हथियार तो रख ही सकते हैं, तो इस वजह से भी भारतीय नाराज थे। और इसने 1878 में एक और किया, इसने एक प्रेस एक्ट पास किया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका मीन्स था कि अगर कोई भी भारतीय भाषाएं, जैसे भारतीय भाषाओं में जैसे हिंदी में हो, उर्दू में हो, ठीक है, या बांग्ला में हो, किसी भी भाषा में अगर जो अखबार है वह अखबार सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छापता है, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छापता है, तो उस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसको, उसका जो छापा खाना है उसको जब्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, ये एक भारतीय बहुत खतरनाक अधिनियम था। जो लॉर्ड येटन थे, इसकी नीतियों से जनता में बहुत ज्यादा वो हो गया, ठीक है। अच्छा, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, देसी भाषाएं, तो देसी भाषा को क्या कहते हैं, वर्नाकुलर कहा जाता है। तो जनता और ज्यादा इससे नाराज हो गई। फिर पश्चिम के जो विद्वान थे कुछ, उन्होंने भी, पश्चिम के विद्वान और भारतीय जो बुद्धिजीवी थे, इनका योगदान भी रहा। पश्चिम बन के जो यूरोप वगैरह में कुछ विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, ऐसे शब्द बताए कि समानता, स्वतंत्रता जरूरी है, जिससे जो भारतीय बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने इनको समझा और जाना कि अरे पश्चिम में तो इतनी स्वतंत्रता, इतनी आजादी है, और हमारे साथ अंग्रेज कैसे कर रहे हैं, तो जिससे भी हमें अपने आप को जगाने का मौका प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ विद्वान हैं, जैसे एक है लॉर्ड मैकाये, 1835 में ये भारत में पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू हुई, इसकी देन किसकी है, तो ये है लॉर्ड मैकाये की देन है 1835 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में शुरुआत की। जैसे जब भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ा और अंग्रेजी पढ़ करके पश्चिम के विचारकों को, वहां के जो थिंकर्स थे उनको पढ़ा और समझा, ठीक है। वैसे तो अंग्रेजों का मकसद क्या था, अंग्रेजों को भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना नहीं था, बल्कि क्या था कि अपने जैसे ही सस्ते मजदूर तैयार करने थे। क्या करने थे, सस्ते मजदूर और क्लर्क तैयार करने थे, ताकि उनका काम हो सके। उनका पढ़ाना मकसद नहीं था, और वह अंग्रेजों के वफादार भी हो सके। वो सोचते थे कि हम अपने जैसे ही पढ़ाएंगे तो जो भारतीय होंगे वो एक तरीके से क्या बन जाएंगे,
का ये अंग्रेज बन जाएंगे और वो हमारे साथ वफादारी करेंगे, हमारे काम करने काम आएंगे। इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास करते थे। परंतु बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, हमारे देश के विद्वान थे, उन्होंने पढ़ करके समझ करके जाना कि ये तो अंग्रेज जो हैं वो हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो हमने किन किन को पढ़ा, तो जैसे बहुत सारे पीछे विदेशी विद्वान थे, जैसे वॉल्टेयर, रूसो, ये विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। बेंथम, स्पेंसर, रूसो, वॉल्टेयर, ये पश्चिमी इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे। जब इनको हमने पढ़ा हमारे भारतीयों ने, तो जाना कि अरे पश्चिम में तो इतनी आजादी, इतनी स्वतंत्रता है और अंग्रेज यहाँ पर हमारे साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर और देश प्रेम की भावना जगी, राष्ट्रीय चेतना की भावना जगी। ठीक है। कुछ और घटनाएं जैसे देखिए और क्या हुआ था जिससे हमें हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना आया। ठीक है। तो कुछ और जैसे राष्ट्रीयता विश्व भर में जोरे मार रही थी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, विदेशों में भी आप जानते कुछ क्रांति हुई थी। जैसे 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है और 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। फिर क्रांति का अर्थ था कि उन्हें सत्ता को ही चेंज कर दिया, जो राजशाही थी उसको खत्म करके वहां पर स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। जब इन बातों को हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि भाई जब ये सत्ता को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो हम भी फेंक सकते हैं। और ऐसे ही हमारे कुछ विद्वान थे जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाजपत राय, ठीक है, ये सब मैजनी से प्रभावित थे। मैजनी एक व्यक्ति था, कहाँ का, ये इटली का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था मैजनी। और एक और था गैरी बाइडे। इनसे सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित थे, जर्मनी का था ये। और इनसे प्रभावित होकर के क्या किया, इन्होंने अपने देश में भी आजाद कराने का, इनसे प्रभावित होकर के राज कराने का कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है। और दूसरा हुआ थी कि जापान द्वारा रूस की पराजय, जापान ने रूस को हरा दिया। तो हमने ऐसा समझा कि हम मानते थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये अपराजय हैं, इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, तब तक ऐसा माना जाता था। परंतु जब जापान ने इनको रूस को हरा दिया तब ये समझ में आया कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गोरे हैं तो उनको हम हरा नहीं सकते। तब से फिर हमने शुरू किया कि इनको हराने का कार्यक्रम शुरू किया और भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन भी थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। ऐसे संगठन में याद रखिए, एक तो थी जो सबसे पुरानी जो थी जिसका नाम था रैंड होल्डर सोसाइटी। ये बनी थी 1838 में, इंपॉर्टेंट है। यह जमींदारों का एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम क्या था, रैंड होल्डर सोसाइटी। जमींदारों का संगठन था 1838 में। वहीं 1843 में, 1843 में एक दूसरी बनती है संगठन जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है इसका, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है। बाद में इन दोनों को एक साथ मिला करके 1851 में इसका नाम रख दिया गया सिर्फ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या रख दिया गया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो किन दोनों को मर्ज कर दिया गया, रैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, इन दोनों को मर्ज करके। ऐसी 1875 में एक दूसरा संगठन बनाया गया जिसका नाम था 1875 में इंडियन लीग, और दूसरा 1876 में इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ। तो ऐसे कई सारे संगठन बने। ठीक है। जैसे बॉम्बे एसोसिएशन बना, पूना सार्वजनिक सभा बना, मद्रास महाजन सभा बनाया गया, ऐसे बहुत सारे। और वहीं 1885 में 1857 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम की मदद से, A.O. ह्यूम की सहायता से आज जो कांग्रेस है इसी का गठन किया गया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई, 1857 में। किसके प्रयासों से, A.O. ह्यूम। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, A.O. ह्यूम। ये जरूर पूछा जाएगा कब बना, 1857 कांग्रेस की स्थापना हुई, किसकी मदद से, A.O. ह्यूम से। ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति जो था जिसका नाम था अंबाया के थे, ये मुरलीधर जो थे वो गए थे। ठीक है, इसका प्रथम संगठन में। कुछ और संगठन बने जैसे अनुसूयन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी, इन सब का भी निर्माण किया गया। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है। तो इन्होंने भी देश में भारतीय चेतना, भारतीयों के अंदर देश भावना जगाने का प्रयास किया। कुछ और देश जैसे ब्रह्म समाज बता चुका हूं मैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी, इन सब ने भी देश में हमारे राष्ट्रीय चेतना, देश के प्रति प्रेम भाव, ठीक है, प्रेम भावना
अपने देश पर गर्व करने की भावना जगाने का प्रयास किया और फिर हमने अंग्रेजों को देश से भगाने का भी प्रयास किया। तो कुछ यहाँ देखो घटनाएं दे रखी हैं, वो देख सकते हो। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर के। क्या थियोसोफी सोसाइटी के की प्रमुख नेता श्रीमती एनी बेसेंट थी? तो ये पता ही है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो कह रहे फिर से जान लिए तो अच्छा, ये तो पॉइंट दे रखे हैं, आपको जानना है। ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, कह रहे इसको मैच करना है। जैसे वीर सावरकर बताया था मैंने, इनकी किताब का नाम क्या था? इनकी किताब था द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ या द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बंकिम चंद्र चटर्जी आप जानते हैं, इनका जो उपन्यास है आनंद मठ है। बाई गंगाधर तिलक को पता ही आपको, इनका मराठा इनका समाचार पत्र था। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। और वहीं राजा राम मोहन राय जो है वो बंगदूत इनसे संबंधित है, बंगदूत इनका न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये हो जाएगा। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो शोषणकारी नीतियों का भारतीयों पर प्रभाव पड़ा कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगी। क्या कही? राष्ट्रीय चेतना जगी। भारतीयों में अपने देश के प्रति, भारतीयों में अपने देश के प्रति प्रेम जगा, अपने देश के प्रति प्रेम जगा। और साथ ही साथ भारतीयों को अंग्रेजों की मंशा जानने में मदद मिली कि इनका मकसद क्या है। तो अंग्रेजों का जो मकसद था, मंशा था, उसको जानने में मदद मिली। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। ठीक है, और भी पॉइंट बना सकते हैं आप। कह रहा कि अंग्रेजी शासन की आलोचना करने वाले समाचार पत्र कौन से थे? तो बहुत सारे समाचार पत्र जो अंग्रेजों को बुराई करते थे, आलोचना कहते थे। जैसे अभी बताया मैंने, मराठा, ठीक है, केसरी, ठीक है, द हिंदू, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ये सारे न्यूज़पेपर थे जो अंग्रेजों की बुराइयां किया करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीयों में शिक्षा का प्रारंभ किन स्वार्थों से किया था? इनका स्वार्थ था एक तो अपने ये सस्ते मजदूर तैयार करना, और ऑफिस बॉय तैयार करना। ठीक है, वफादार योग तैयार करना। ठीक है, और ये अंग्रेज तैयार करना, ऐसे कह सकते हैं, ताकि इनके साथ वफादारी करें और इनका साम्राज्य आगे तक बढ़ता रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का, ठीक है, क्या भारतीयों में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है? तो हाँ, कह सकते हैं कि काफी हद तक राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है। क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने भारतीयों पर क्या किया? शोषण किया। और उस शोषण से हमारे अंदर भावना जगी, तो हमने फिर बहुत सारे प्रयासों से, जैसे कि, ठीक है, संगठन, समाज सेवी जो समाज सुधारक थे, ठीक है, बुद्धिजीवी, कई सारे, ठीक है, और इतिहास साहित्यकार और विदेशी घटनाओं, इन सभी से प्रेरित होकर के धीरे धीरे हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना जगी। तो हम कह सकते हैं कि काफी हद तक अंग्रेजों की देन है, परंतु पूरी तरीके से नहीं। अंग्रेजों की वजह से ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और फिर कई सारे संगठन, समाज सेवी जैसे राजा राम मोहन राय, बुद्धिजीवी, इन सभी के प्रयासों से क्या किया? देश में राष्ट्रीय चेतना का इतिहास जो है वो हमारे जगे। ठीक है, ये सब लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के गौरवशाली इतिहास द्वारा किस प्रकार भारतीयों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना जगी? तो जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास के प्रसार से हमने जाना कि भारतीय प्राचीन समय से ही हम ऊंचे रहे हैं। हमारा इतिहास महान गौरवशाली इतिहास रहा है, और जिससे हमें अंदर राष्ट्रीय भावना की जगी और हमें स्वाभिमान आया कि अंग्रेजों से हम कभी भी उनसे पहले से महान थे, हमें अंग्रेजों के महान बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम उदारवादी और राष्ट्रवादी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया चैप्टर, पसंद आया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर और लाइक तो करिए। कमेंट में बताइए और क्या चैप्टर हम आगे आपको दें। ठीक है, जय